नमस्कार, मैं हूं नवीन पांडे। आप देख रहे हैं राष्ट्र धर्म। दिल्ली के नतीजे आए और 27 साल बाद बीजेपी के लिए खुशियों की सौगात लाए। आम आदमी पार्टी की सरकार के विदाई के साथ ही अब हार जीत के कारणों पर मंथन का दौर चल रहा है। इस बीच दिल्ली का अगला सीएम कौन होगा, इसको लेकर भी कयासों का दौर जारी है। सत्ता के गलियारों में कोई नई दिल्ली सीट पर केजरीवाल को हराने वाले जाट नेता प्रवेश वर्मा का नाम ले रहा है, तो कोई पूर्वांचल के चेहरे माने जाने वाले सतीश उपाध्याय और मनोज तिवारी पर दांव खेल रहा है। कोई पंजाब की सियासत को साधने के लिए सिख नेता मनजिंदर सिंह सिरसा को सीएम बनाने की उम्मीद कर रहा है, तो कोई पिछली विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे विजेंद्र गुप्ता का नाम ले रहा है। कुल मिलाकर दावेदारों की कमी नहीं है, लेकिन बीजेपी में नाम तय कैसे होता है, सभी को इसका अंदाजा है। इस बीच केजरीवाल की हार पर विपक्षी गठबंधन के नेता कांग्रेस को खरी खोटी सुना रहे हैं। शिवसेना नेता उद्धव गुटके, संजय राउत हो या जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, ये सभी एहसास करा रहे हैं कि अलग अलग लड़ने का हश्र ऐसा ही होगा आगे चलकर भी। लेकिन कांग्रेस का कहना है आम आदमी पार्टी ने उसकी जमीन छीनी है, इसलिए उसे गम नहीं है उसकी हार का। बड़ा सवाल यह है, क्या लोकसभा चुनाव के बाद थोड़ी कमजोर लग रही बीजेपी एक बार फिर पुरानी ताकत के साथ क्या लौट चुकी है? इन्हीं सब मुद्दों पर चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान हमारे साथ मौजूद रहेंगे। उससे पहले देख लेते हैं क्या कुछ कहा गया है। भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने मुझको ये अवसर दिया था कि मैं नई दिल्ली से चुनाव लड़ूं। ऐसे ही हमारे दिल्ली के सारे विधायक जो बने हैं, नांगलोई से मनोज शौकीन जी, मुंडका से गजेंद्र दराल जी और सारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को बहुत बहुत बधाई। सारे भारी दिल्ली, हम जिसको वर्मा जी की सीट के नाम से जानते हैं, जो पुरानी सीट हम भारी दिल्ली कहते थे, सारी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में गई है। एक बार फिर से 1993 वाली याद ताजा हो गई है। मैं पूरी भारी दिल्ली को, सारे गांव देहात को हाथ जोड़कर आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने एक एक सीटें भारतीय जनता पार्टी को जिताई। ये हम अपनी चुनावी रैली में भी कह चुके थे कि जैसे ही पहली कैबिनेट की बैठक होगी, 14 सीएजी की जो रिपोर्ट है वो विधानसभा पटल पर रखी जाएंगी और जितने भी घोटाले हुए हैं उन घोटालों की जांच के लिए एसआईटी का गठन भी किया जाएगा। सर, गवर्नमेंट कब तक फॉर्म होगी विधायक दल की मीटिंग और सीएम फेस किसको हम मान सकते हैं? अब ये निर्णय तो हमारे केंद्रीय नेतृत्व को करना है और मुझे लगता है हमारे लिए ये प्रश्न बेमानी है, क्योंकि अब हमारा सबका फोकस विकास के लिए है। दिल्ली को कैसे बेहतर बनाना, उस दिशा में काम करेंगे। ये विषय हमारे उसमें नहीं आता है। आप सभी को और दिल्ली के देवतुल्य मतदाता को 27 बरस के बाद भाजपा की डबल इंजन की सरकार की बहुत बहुत धन्यवाद। इस साल बाद लेकिन बनेगा सीएम कौन, यह बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि बीजेपी ने बहुत तगड़ी जीत हासिल की है। रेखा गुप्ता जी हैं शालीमार बाग से विधायक, ये भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो गई हैं। एमसीडी काउंसलर रही हैं, महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रही हैं। प्रवेश वर्मा नई दिल्ली सीट से विधायक चुने गए, केजरीवाल को हराया, यह इनकी ताकत है। जाट नेता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे हैं। मनोज तिवारी पूर्वांचल का बड़ा चेहरा, फिल्म स्टार हैं, बहुत नाम है। आशीष सूद साहब जनकपुर से विधायक है, पंजाबी चेहरा हैं, ये भी दावेदारों की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। सतीश उपाध्याय साहब हैं, मालवीय नगर से विधायक, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा और नरेंद्र मोदी जी के खास माने जाते हैं। मोहन बिष्ट उत्तराखंड का बड़ा चेहरा। पूरी दिल्ली में बहुत खुशी का माहौल है और जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी ने लगातार झूठे वादे किए, ये दिल्ली वासियों ने उसका जवाब दिया है और मुझे पूरा यकीन है कि आने वाले समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हम दिल्ली में बहुत बढ़िया काम करके दिखाएंगे। ये दोनों की जिम्मेदारी है, सिर्फ कांग्रेस की जिम्मेदारी नहीं है। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, उनके लोग भी चाहते होंगे कि हमारा भाई कोई दिल्ली प्रदेश में जगह हो, हमारी कोई सीटें यहाँ लड़ना चाहिए अस्तित्व के लिए। तो ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों की जिम्मेदारी है कि बैठकर
सीट शेयरिंग या क्या करना है क्या नहीं करना, उस बारे में बात करनी चाहिए थी एक दूसरे के साथ। आपने अलग अलग चुनाव लड़के दोनों हार गए। ये मुझे लगता है देश के साथ घात हुआ है, देश के साथ। उमर अब्दुल्ला जी का जो बयान है मैं उससे सहमत हूं, हम भी यही कहते रहे कि लड़ते रहो और मोदी जी को भाजपा को विजय करते रहो। हम लड़ेंगे ये तो चाहते हैं बीजेपी, हम आपस में लड़ते रहे और उसका फायदा बीजेपी को हो। यह अगर ये ज्ञानी लोग समझते नहीं है, राजनीति के जो ज्ञानी लोग हैं सभी, चाहे केजरीवाल जी उनकी पार्टी हो चाहे कांग्रेस की पार्टी हो, अगर आपको आनंद होता है किसी को कि केजरीवाल जी हार गए या कांग्रेस को एक भी सीट नहीं मिली, खाता नहीं खुला, या अगर हमको उसका हम खुशी व्यक्त करते हैं तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले उन प्रत्याशियों से बात की, वो जो चुनाव नहीं जीत पाए किसी भी कारण से। उन्होंने उनका हौसला बढ़ाया और सब लोगों ने बहुत अच्छे से चुनाव लड़ा। एक ऐसे समय में जब पूरी की पूरी मशीनरी, पैसा, शराब, इस सब का खुला खेल चल रहा था, इसके दुरुपयोग का खुला खेल चल रहा था, चुनाव आयोग के नियमों की, चुनाव आचार संहिता की खुलेआम धज्जियां उड़ाई जा रही थीं। उस सब के बीच इन कैंडिडेट्स ने बहुत शानदार चुनाव लड़ा। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा काम था जिसको सब लोगों ने मिलकर लड़ा, कार्यकर्ताओं ने मिलकर लड़ा। अभी अरविंद केजरीवाल जी ने सबसे बात की, सबके हौसले अभी बुलंद हैं और आगे की चर्चा की कि किस तरह से अब जिस इलाके से चुनाव लड़ा है उस इलाके में जनता की सेवा करनी है, जनता के बीच रहना है और वहाँ से जो बीजेपी के लोग जीते हैं वो भले ही लोगों के लिए काम करें ना करें, लेकिन उन्हें, हमारे कैंडिडेट्स को उनके बीच रहना है, जनता की सेवा। तो दिल्ली की राजनीति किस करवट बैठेगी, मुख्यमंत्री कौन होगा, आम आदमी पार्टी आगे क्या रणनीति अख्तियार करेगी, दिल्ली में किस तरह से सियासी लड़ाई होगी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के समीकरण कैसे काम करेंगे, ये तमाम मुद्दे हैं। विपक्ष की राजनीति देश में कैसे चलेगी, इंडिया गठबंधन क्या वाकई वजूद में है, क्या होगा, ये तमाम सवाल हैं जो आज पूछे जा रहे हैं। उससे पहले बड़ा सवाल है सीएम कौन है। वीरेंद्र सचदेवा दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष, जीत का सेहरा बधाए। प्रवेश वर्मा जाट नेता, नई दिल्ली सीट से केजरीवाल को हराने वाले, बड़ा नाम। मनोज तिवारी पूर्वांचल का बड़ा चेहरा और फिल्म स्टार, वे सांसद भी हैं। आशीष सूद पंजाबी चेहरा, जनकपुर से विधायक, बड़े दावेदार। ये है सीएम पद के दावेदार सतीश उपाध्याय, मालवीय नगर से विधायक, पूर्वांचल का बड़ा चेहरा, मोदी जी खास माने जाते हैं सतीश उपाध्याय। मोहन बिष्ट उत्तराखंड का बड़ा चेहरा, मुस्तफा से विधायक है और आखिरी दौर में इनको टिकट मिला था जब बगावत कर गए थे। दिल्ली की राजनीति किस करवट लेती है, क्या होगा दिल्ली में, कैसे दिल्ली की राजनीति पूरे देश की राजनीति पर असर डालेगी, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर चर्चा कर रहे हैं। प्रवेश वर्मा है बीजेपी में सीएम पद के दावेदार और जश्न खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लगातार जश्न चल रहा है, बीजेपी के अंदर 27 साल का सूखा है जो खत्म हुआ है। वहीं दूसरी ओर आम आदमी पार्टी मंथन कर रही है, बैठक बुलाई केजरीवाल साहब ने और सभी जो जीते विधायक है वो पहुंचे, बाकी नेता पहुंचे और पूछा गया कि आखिरकार क्यों हम हारे। जब रेवड़ी इतनी बांटी गई तो जो बाहर निकलकर जो कहा गया, जो बताया गया मीडिया को, केजरीवाल साहब ने सबका हौसला बढ़ाया है और कहा है कि दिल्ली में लड़ाई जारी रहेगी, संघर्ष करते रहेंगे और जो काम बीजेपी नहीं करेगी उसके लिए संघर्ष करेंगे, उसको मजबूर करेंगे, जनता की आवाज़ उठाते रहेंगे और हार क्यों हुई इसके लिए मशीनरी को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। वो कह रहे हैं हमारा वोट घटा नहीं है, बीजेपी को 45.71% वोट मिला और आम आदमी पार्टी को 43.51% यानी करीब 2% वोट का ही अंतर है दोनों के बीच में। और कांग्रेस ने 6.3% वोट लिया, यानी कहीं ना कहीं वोट ओवरऑल तो घटा है पिछली बार चुनाव से, लेकिन बीजेपी से बहुत कम वोट नहीं है। यानी एक तरह से नैतिक धरातल पर खड़े होने की कोशिश कर रही है आम आदमी पार्टी कि हम 2% वोट ज़्यादा होने की वजह से बीजेपी भले सीटें ज़्यादा ले गई हो, सरकार बना ली हो, लेकिन जिस तरह पिछली बार अंतर था, भारी अंतर था, 15% का अंतर था बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में, इसीलिए बम्पर बहुमत लेके आई थी।
वो जो है इस बार नहीं है, इसलिए जमीन पर संघर्ष किया जाएगा। बीजेपी में जश्न है। ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, कल जब प्रधानमंत्री मोदी वहां पहुंचे थे बीजेपी के मुख्यालय पर, तो ये जश्न है। पूर्व सांसद मनोज तिवारी हैं और इनको देख रहे हैं आप। ये ट्वीट किया है उमर अब्दुल्ला साहब ने, एक दूसरे को खत्म कर दीजिए, आपस में लड़ेंगे इंडिया गठबंधन के लोग तो बीजेपी को फायदा होगा। ये भी बड़ा सवाल है। बीजेपी जीत रही है क्योंकि विपक्ष आपस में लड़ रहा है, लेकिन यही तो राजनीति है। आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के वोट लिए, कांग्रेस को ऐसा लगता है उसको अपने वोट वापस लेने हैं तो केजरीवाल साहब को हराना पड़ेगा। और अब डंके की चोट पर कांग्रेस कह रही है, देखिए हमने तो अपना काम करना है, अपनी पार्टी खड़ी करनी है, आप हारे जीते हमें इससे क्या फर्क पड़ता है। और लेकिन विपक्ष की एकता का क्या, इंडिया गठबंधन के आगे खत्म हो चुका है। वैसे तो कहा जा चुका है कि लोकसभा चुनाव के लिए था और आगे इसकी ज़रूरत अब जब पड़ेगी तब देखा जाएगा। लेकिन यहाँ से बीजेपी पे सवाल खड़ा होता है, जो लोकसभा चुनाव के दौरान जो 240 सीटें आई थी और वहाँ से एक बार लग रहा था बीजेपी कमज़ोर हो रही है। नरेंद्र मोदी जी लगातार एंटी इनकम्बेंसी के चलते अब उतने ताकतवर नहीं रह गए हैं और इन लगातार 3 चुनावों, हरियाणा, महाराष्ट्र और दिल्ली के चुनावों ने जता दिया है कि बीजेपी एक बार फिर पुरानी ताकत की तरह लौट गई है। 3 बड़े राज्य जिस तरह से महाराष्ट्र में सत्ता बचाई, हरियाणा में सत्ता बचाई एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद और दिल्ली में सत्ता छीन ली, ये जो है आखिरकार बताता है कि मोदी जी की रणनीति जो है काम कर रही है। तो दिल्ली की राजनीति पर चर्चा कर रहे हैं, कुछ खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनके पास चलते हैं, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रमाकांत मिश्रा जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी के, बहुत बहुत स्वागत है रमाकांत जी। रवि पांडे जी हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, बहुत बहुत स्वागत है। और निपुण आलम बाइन साहब हमारे साथ जुड़े हैं, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले रमाकांत मिश्रा जी आपके पास आना चाहूँगा। आप लोग दिल्ली में जीते हैं, बहुत शानदार जीत मिली है और लगातार बैठकों का दौर जारी है। साथ ही ये एक योजना की बात चल रही है, आखिरकार दिल्ली को कैसे संवारा जाएगा, कैसे बनाया जाएगा और साथ ही सीएम कौन होगा, ये कयास लग रहे हैं। भले कोई नाम आप नहीं बता पाएंगे, हम भी समझते हैं, आप कह देंगे ये आलाकमान तय करेगा, हमारा काम नहीं है, लेकिन फिर भी जो आपको लगता है कि ये दावेदार हो सकते हैं, 2-4 नाम जो आपके जहन में आते हों, क्या शेयर करना पसंद करेंगे आप? देखिए नवीन जी, निश्चित तौर पर ये जो जीत है ये पूरे दिल्ली की जीत है और मुझे लगता है ये पूरे संगठन की जीत है। नरेंद्र मोदी जी के जो वादे हैं, ये उनकी जो क्रेडिबिलिटी है, उनकी जीत है। निश्चित तौर पर ये जीत समर्पित हमने बिल्कुल कर दिया है, दिल्ली की जनता के नाम है। क्योंकि दिल्ली की जनता जो पिछले 10 सालों से इतनी त्रस्त थी, जो मुझे लगता है जो कि उन्होंने इस बार मन बना लिया था, क्योंकि हम लोगों ने देखा था, क्योंकि ग्राउंड पर काम करने वाले व्यक्ति हैं हम लोग, और हम लोगों ने देखा था जो किस तरह से दिल्ली की जनता इस तरह से मन बना चुकी थी। जैसे हमें लगता है जो कि अगर इनके 62 विधायक थे दूसरी बार, तो 62 विधायकों का अगर रिकॉर्ड देख लें और उनके काम करने का जो तरीका है वो अगर हम देख लें, तो मुझे लगता है सबने निराश किया। लेकिन रमाकांत मिश्रा जी, आप ये बात कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी नहीं मान रही है, वो कह रही केवल 2% का अंतर है वोटों का। 45.7% बीजेपी को वोट मिले हैं, 43.5% हमको वोट मिले हैं। ओवरऑल पिछली बार की तुलना में वोट हमारे घटे हैं, लेकिन बीजेपी से बहुत ज्यादा घटे नहीं है। 2% वोटों की वजह से बीजेपी को उतनी सीटें मिल गई हैं। अगर कांग्रेस ने नुकसान नहीं किया होता तो हम बीजेपी से आगे होते, सरकार हम बना रहे होते। वो ये कह रहे हैं, वो नैतिक तौर पर मानने को तैयार नहीं कि आप जीते हैं। नवीन जी, बिल्कुल सही बात आपने कही। और मैं एक चीज जरूर कहना चाहता हूं, यही अगर 2013 और 2015 और 2020 उस चुनाव में भी हमारे वोट परसेंट घटे नहीं थे, 15% कम थे आप। जब आम आदमी पार्टी से 15% वोट बीजेपी कम था 2020 में। नहीं 15% नहीं था, बिल्कुल मैं आपको बता देता हूं, मेरे पास परसेंटेज है बिल्कुल। और मैं निश्चित तौर पर यह कहना, नवीन जी मैं बात पूरा कर लेता हूं, फिर उसके बाद आप क्वेश्चन करिएगा। तो मैं कह रहा हूं यही चीज अगर हम 2 चुनावों से कह रहे थे तो आम आदमी पार्टी इस चीज को नहीं मान रही थी, वो तो केवल सीट देख रही थी। क्योंकि पिछले बार में इनको 67 सीट आया, दूसरी बार में 62 सीट आई, तो उस समय में इनके सीट की बढ़त हुई। आज अगर हम जब इनको 48 और 23 की अगर हम बात कर रहे हैं, तो मुझे लगता है जो कि कहीं ना कहीं ये जरूर कहें
क्योंकि वोट परसेंटेज हमारा 2% ही घटा है, लेकिन जीत जीत होती है और इसको स्वीकार करना पड़ेगा। जीत का जो इनका जो सिलसिला था वो हमने रोका है, और निश्चित तौर पर इनका जो काम करने का तरीका था, इनके जो जनप्रतिनिधि थे, इनके पास अगर आप चले जाते तो मुझे लगता है जो कि उनको काम करने का तरीका नहीं आता था। पिछले 10 सालों से इनसे जनता त्रस्त थी, और जो मुद्दे थे, जो विषय थे, वो कहीं ना कहीं पीछे छूट रहे थे, और जो व्यक्तिगत, जो कहते हैं ना, पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के इनके विधायक काम कर रहे थे, ये सारी चीजें थी दिल्ली के अंदर में। और इसीलिए 10 सालों की सत्ता लेने के बाद, उसके बाद जिस तरह से इनकी दुख को दिल्ली की जनता ने दरकिनार किया, ये बहुत ही सोचनीय और विचारणीय चीज है। आम आदमी पार्टी इस चीज को माने या न माने, लेकिन जो विषय थे वो बिल्कुल जमीन पर थे, और हमारा जो संगठन था उस विषय को जनता के सामने में भी पहुंचाने की कोशिश की हमने, और जनता भी बिल्कुल इस विषय को समझ रही थी। चलिए बता देख दीजिए लें, मुख्यमंत्री चाहे किसको बना रहे हैं, फिर बता दीजिए किसको बनाना चाहते हैं। प्रवेश नवीन वर्मा जी जी, जो आप नई थोड़ा दिल्ली सा- सीट जीते हैं वो सबसे आगे रेस बिल्कुल। में है। देखिए नवीन जी, ये तो विधायक दल के जब बैठक होगा उसमें तय होगा, और शीर्ष नेतृत्व इसको तय करेगा जो कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन हमारा एक रिकॉर्ड रहा है जो कि हम पहले जनता के जो जन आशीर्वाद होता है वही हम पहले प्राप्त करते हैं। जन आशीर्वाद प्राप्त करने के बाद फिर हम लोग किसको चीफ मिनिस्टर बनाएंगे, ये थोड़ा सा हम लोगों को इंतजार कर लेना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर इस पर मैं किसी और तरह की टिप्पणी करूंगा ये उचित नहीं होगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा इस चीज के ठीक लिए है, आग्रह हो सकता है फिर इस बार जी पर्ची आए कोई और ऐसा नाम निकले जो किसी ने सोचा भी ना हो, क्योंकि परंपरा रही है बीजेपी की। चलिए ठीक है, रवि पांडे हमारे साथ हैं, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। रवि साहब, जिस तरह से आज मीटिंग ली केजरीवाल साहब ने और बढ़ाया हौसला कि भाई ठीक है हार हो गई वगैरह, लेकिन इससे काम कहाँ चलेगा, बहुत बुरी हार है। खुद जो है केजरीवाल साहब हार गए, बताइए आप लोग कहाँ जो है रेवड़ी के चक्कर में पड़े रहे, और बीजेपी ने पूरा साम्राज्य, अब कह रहे हैं मशीनरी थी और इसकी वजह से लूट लिया, पैसे बांटे गए। लेकिन आपका भी तो 10% वोट गिरा है। भले बीजेपी केवल 2% आगे जा पाई क्योंकि वो बहुत पीछे थी, लेकिन 10% नीचे आए हैं आप लोग, क्या कहिएगा? देखिए लोकतंत्र में हार जीत लगी रहती है, और लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी खूबसूरती है कि इस देश में पूर्व प्रधानमंत्री पंडित अटल बिहारी वाजपेयी भी अपना चुनाव हारे, पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी भी अपना चुनाव हारी। लेकिन जिस तरीके से आज आप ये कह रहे हैं, केजरीवाल जी ने क्या कहा था, मोदी जी इस जन्म में तो आप नहीं जीत पाइएगा, ये यही केजरीवाल जी थे ना। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव में लोकतंत्र को शर्मसार करने का काम किया, लोकतंत्र को चिरहरण करने का काम किया, इस छल कपट रूपी जीत को भारतीय जनता पार्टी को बहुत बहुत बधाई। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि भाजपाइयों को कम से कम सद्बुद्धि है जो इस देश लोकतंत्र को बचाने के लिए वो लड़ाई लड़े। आज दिल्ली के अंदर इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पास न नेता थे, न नीति थी, और न जनता के प्रति काम करने की नीयत रही। 10 वर्षों से इन्होंने क्या क्या नहीं अड़ंगे लगाए। 5 जजों के बेंच के फैसले को देश की संसद में बदल दिया, दिल्ली की जनता के वोट की ताकत को घटाया। ऐसे तमाम प्रपंच करके, यंत्र तंत्र के षड्यंत्र करके अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी को कुचलने की कोशिश की, लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश की। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास दिल्ली में ना मुद्दा है, ना नेता है, ना नीति है, और दिल्ली की जनता सब समझती है। दिल्ली की जनता आने वाले समय में इनको जवाब देगी। थोड़ा विनम्र बनिए रवि पांडे जी, थोड़ा विनम्र बनिए। अभी हारे हैं, कल ही हारे हैं आप, इतनी बड़ी बड़ी बातें बंद करिए। 2020 में भी बीजेपी इतनी पावरफुल थी, तब भी मशीनरी उसके पास थी, तब क्यों नहीं उसने जीत लिया, इतनी बम्पर जीत आपको मिली। कुछ तो एहसास करिए कि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है। वो छवि अब नहीं रही जो केजरीवाल जी मफलर पहन के घुमा करते नीली वैगनार में और आम आदमी बताते थे अपने आप को, और उसके बाद जो इतने बड़े बड़े घर में रहने चले गए, वो सब भी तो याद करिए ना। सब चीजें बताने वाली होती है, भले बहुत बड़ी अभी आप संघर्ष में है ऐसा नहीं है, लेकिन चीजें तो आपके कार्यकर्ता भी बोल रहे होंगे। हम लोग भारतीय जनता पार्टी जैसी बुरी हार हमारी नहीं है। यही भाजपा है जो पूरे देश में इनका विजय रथ चल रहा था, लेकिन दिल्ली की जनता ने अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में इनका विजय रथ ऐसा रोका कि इनकी विपक्ष में बैठने की भूमिका भी नहीं थी। लेकिन अरविंद केजरीवाल जी चूंकि लोकतांत्रिक मूल्यों को, सिद्धांतों को बनाए रखना चाहते थे, उन्होंने उनके विपक्ष को दर्जा दिया। 2020 में केवल 8 सीटों पर आ गए। अगर हम हारे भी हैं तो केवल महज 2% वोट का अंतर है। पिछली बार भाजपा जब चुनाव हारी तो 8 सीट के साथ 15% वोट का अंतर था। इन तमाम मुद्दों पर दिल्ली की जनता के बीच हम रहेंगे, अपना संघर्ष जारी रखेंगे, और ठीक है, संघर्ष जारी रहेगा। ठीक है, उद्देश्य सत्ता केवल हमारे लिए सत्ता का लोभ करना नहीं है, हमारे लिए सत्ता जनता की सेवा का एक साधन है। और निश्चित तौर पर जो काम हम पक्ष में रहकर कर रहे थे वो काम हम विपक्ष में रहकर भी करेंगे, और लोकतंत्र में सत्ता से ज्यादा महत्वपूर्ण विपक्ष की होती है। ठीक है, निपुण आलम बायन साहब, जिस तरह की दिल्ली की राजनीति है
और जो केजरीवाल साहब की हार हुई है, क्या कारण आप देखते हैं कि जो छवि थी वो टूटी? जो आम आदमी जो मानता था कि एक आम आदमी बना है मुख्यमंत्री, और जो जेल गए, चलिए साजिश के तहत ही गए हों, लेकिन जो दाग लगा, उसके बाद जो शीश महल आया सामने, जो रिमोट वाले पर्दे आए, उससे तो हम लोग भी हिल गए थे। बहुत अच्छे काम भी किए थे आम आदमी पार्टी ने, लेकिन केवल उन्हीं के भरोसे, रेवड़ी के भरोसे बैठी रही, और बीजेपी कैसे आगे निकल गई? क्या लगता है आपको? देखिए, मैं अगर इसको पूरे चुनाव का एनालिसिस करूं तो मुझे कई सारी वजह इसकी लगती है चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार की। देखिए, जो ये पार्टी थी, ये पार्टी वो पार्टी थी जो भारतीय राजनीति में एक परिवर्तन की विचारधारा लेकर आई थी और सुचिता की बात कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे पहला कार्यकाल हुआ, फिर 2015, फिर 2020, मुझे लगता है 15-16 में ही जो विचारधारात्मक आधार पर लोग जुड़े थे, जो परिवर्तन वाली बात कर रहे थे, वो सब धीरे धीरे क्या हुए, अलग होने शुरू हो गए। और इनके साथ वो लोग फिर जुड़ते चले गए जो यानी कि लाभ दे देकर, रेवड़ियां दे देकर अपने आप को सत्ता में लाने का प्रयास करने लगे। और उन्होंने एक सत्ता में आने का तरीका बना लिया कि मुफ्त में बांटो, और एक फ्री व्यूज का कल्चर अपनाया। उस फ्री व्यूज की कल्चर पर ये चले। इस बार क्या था कि जो बीजेपी ने कहा कि ठीक है, जो तुम्हारी पॉलिसी है फ्री व्यूज की, हम भी इस पॉलिसी को लेकर चलते हैं, जो आप सारी योजनाएं दे रहे हो वो सारी योजनाएं तो हम देंगे, प्लस हम सरप्लस भी देंगे। एक तो ये बात थी, मैं मानता हूं कि एक ये बड़ा विषय रहा है। दूसरा क्या था कि आप देखिए, केजरीवाल जी कुछ वैसी राजनीति कर रहे थे जैसे वेस्ट बंगाल में कभी लेफ्ट एक पार्टी हुआ करती थी, जिसको हराकर फिर ममता बनर्जी पावर में आई थी। 30 साल तक लेफ्ट इसी तरह बंगाल में अपनी पॉलिटिक्स को चमकाए रखा। वो हमेशा ये कहता था कि केंद्र काम नहीं करने देता, सेंटर काम नहीं करने देता, नहीं तो हम सब क्या कर लेते, अच्छे से काम करेंगे, अच्छे से काम करते। केजरीवाल जी ने भी उसी नीति को अपनाया था कि हम तो काम बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हमको कौन नहीं काम करने दे रहा है, एलजी काम नहीं करने दे रहा, सेंटर काम नहीं करने दे रहा। ये बात दिल्ली के वोटर्स को इसलिए पसंद नहीं आई, बार बार ये बात करने को लेकर, क्योंकि ये वो वोटर हैं जो लोकसभा में बीजेपी के वोटर थे और विधानसभा में वो आम आदमी पार्टी को, यानी कि इस पार्टी को, जो नई नवेली पार्टी थी, इसको वोट करते थे। यानी कि वो बीजेपी को लाइक करते थे, वो पीएम मोदी को लाइक करते थे। वो कहते पीएम मोदी कहाँ काम रोक सकते हैं, उनकी सोच ये थी। तो 2025 में जो चुनाव हुआ, मुझे लगता है कि उस 15% जो वोटर शिफ्ट हुआ था, पिछली बार देखें जो आपका आम आदमी पार्टी को ज्यादा मिला था, बीजेपी को कम मिला था, उसमें वो 7-8% का जो बीजेपी ने अपने पास लौटाया, उसी से क्या हुआ, ये हार जीत हुआ है। यानी कि उन वोटर को ये लगा कि बेटर है हम बीजेपी को मौका दे देते हैं, जिससे क्या हुआ, डबल इंजन की सरकार होगी, वो कम से कम काम तो करेगी। एक तो ये, और एक बैड गवर्नेंस रहा। आपको करना क्या था, आपने क्या कहा बाहर जेल से आने के बाद कि हम काम तो बहुत कुछ करना चाहते थे। पहले तो ये था सेंटर काम नहीं करने दे रहा, फिर दूसरा आपने क्या कहा, काम करना चाहता था लेकिन मेरी पूरी टीम को जेल में डाल दिया। तो आपकी पूरी टीम के जेल में डल जाने के बाद आपको रिजाइन करना चाहिए था। आपने मशीन सिसोदिया से तो रिजाइन करा दिया, लेकिन खुद आपने रिजाइन नहीं किया। सफर कौन कर रहा था, दिल्ली के 2 करोड़ लोग। आपकी गलती की सजा दिल्ली की भुगती, एक तो ये था। और चौथा मुझे जो लगा रीजन, देखिए ये है दिल्ली। अगर किसी और स्टेट में कोई मुख्यमंत्री या कोई भी अपने जो भी कारनामे करे, शीश महल बनाए, कुछ भी बनाए, वो छिप जाता है। लेकिन दिल्ली में, दिल्ली कैपिटल है, मेन स्ट्रीम मीडिया पर बैठा हुआ है, यहाँ पर सेंटर भी है, पब्लिक की नजर, पूरे देश की नजर, पूरे विश्व की नजर आपकी रहती है। जो ये कह रहे थे, जो भी आपने कहा कि हम वैगनार में चलेंगे, हम 3 BHK यानी 3 रूम के फ्लैट में रहेंगे, तब आपने जो बातें कही थी, उधर आपने शीश महल बनाया और मीडिया ने उसको खूब चमकाया, पार्टी ने भी चमकाया। जैसी बात है भाई, जो आप बोल रहे थे वो आप नहीं कर पाए। तो मुझे लगता है कि उस कारण जो कारनामे थे आम आदमी पार्टी के, वे छिप नहीं पाए, वो बहुत पब्लिकली सामने आए। और सबसे अंतिम बात मुझे लगता है कि जो आपने वादे किए, वो वादे आप पूरे नहीं कर पाए। आपने कहा हम यमुना की सफाई नहीं कर पाए। भाई सफाई आप नहीं कर पाए तो दिल्ली ने 5 साल भुगताना उसकी वजह से। आप तो कह रहे सॉरी इस बार कर देंगे। अरे पहली बार मौका दे, मजाक थोड़ी है कोई, ये थोड़ी कि परिवार चल रहा है कि इस बार गलती होगी, सुधार करने का मौका मिल जाए। जिन लोग सफर कर रहे हैं उस पानी की वजह से, जो छठ नहीं मना पा रहे हैं, जो छठ की पूजा नहीं कर पा रहे हैं, यमुना में जाके वहां पे गंदगी देख रहे हैं, पीने के पानी में आप जहर की बात कर रहे हो, यहाँ भी आप एलिगेशन लगा रहे हो सेंटर के ऊपर, अदर स्टेट्स के ऊपर। आप वायु प्रदूषण पहले पंजाब भी बोलते थे, पंजाब में आपकी सरकार, आप मना करने लग गए। तो मैं मानता हूँ कि इस प्रकार के रीजंस रहे, और मैं मानता हूँ कि जो बेसिक मुद्दे थे वो तो पूरे करने चाहिए। जैसे पानी का मुद्दा, आप देखिए गर्मी आती पानी की किल्लत, बरसात आती पानी पूरी दिल्ली हो जाती थी।
बच्चे पानी में डूब डूब के मर रहे थे, तब भी आप एलिगेशन लगाना शुरू कर दिए कोचिंग वालों की। मतलब मैं देखता हूँ कि हर मोर्चे में आपका आरोप प्रतिरोध था। तो उस राजनीति को आप जो लेकर चले, उसका परिणाम आपको इस बार दिखाई दिया। और आपने बिल्कुल सही बात की है, आम आदमी पार्टी के सामने सबसे बड़ा संकट ये है कि ये पार्टी अपने आप को बनाए कैसे रखे, ये पार्टी अपने आप को बनाए कैसे रखेगी। मैं मान रहा हूं कि बहुत बड़ा चैलेंज इसमें आम आदमी पार्टी का होगा। रीजन ये है कि जो मेन लीडर्स हैं वही हार गए, तो उनके लीडरशिप पर ही क्वेश्चन उठ गया है। बिल्कुल बिल्कुल, एक नैतिक हार हुई है। रवि पांडे साहब, ये सवाल आपसे बनता है कि बड़ा मुश्किल है अब केजरीवाल साहब की वो नैतिक आभा खत्म हो गई है। जनता की अपनी सीट हारना, अगर कम से कम अपनी सीट जीत गए होते तो कह सकते थे चलिए 10 सीटें कमाई, कोई बात नहीं। अपनी हार गए, सिसोदिया साहब हार गए, जंगपुरा गए, पटपड़गंज छोड़ के वहां हार गए जाके, क्योंकि वहां इतना बड़ी तादाद में जो है उनका अल्पसंख्यक वोट वहां पर था, ये हार गए। तो ये नैतिक आभा जो है, और आजसी जी को जब उन्होंने सीएम बनाया तो तभी विरोध हुआ मीटिंग के अंदर। तो बड़े सीनियर लीडर थे, कैलाश गहलोत जी ने विरोध किया, बीजेपी में चले गए वो, बाकी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, वो भी हम लोगों ने देखा। तो ये वहां से मुश्किल होगा बहुत अब जो है वो तेवर ला पाना, वो जो है नैतिक बल ला पाना। ये इसका एहसास है आप लोगों को? आप मुझसे प्रश्न कर रहे हैं? रवि पांडे साहब जो प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के। जी जी सर एक बार दोबारा रिपीट करिएगा। रवि पांडे जी, मैं कह रहा हूं कि देखिए, जिस तरह से केजरीवाल खुद अपना चुनाव हार गए, अगर खुद नहीं हारे होते, केवल पार्टी हारी होती, तो नेता कह सकता था देखिए हमारी पार्टी को हरवाया गया, मैं खड़ा हूं। अभी तो कोई है ही नहीं। सिसोदिया साहब नंबर 2 है, वो भी हार गए, सौरभ भारद्वाज हार गए, कोई बहाना ही नहीं है। मशीनरी का नाम कहां ले रहे हैं आप? कल तक तो आपने हार स्वीकार की है, आज तो ये बहाना है। अब पार्टी को बचाना बड़ा मुश्किल होगा। 22 विधायक हैं, 22 में 8-10 तो हमेशा जो है कभी भी टूट के चले जाएंगे, चाहे वो। देखिए जी बोलिए। देखिए लोकतंत्र के अंदर हार जीत लगी रहती है, और आम आदमी पार्टी ने जितना 10 सालों में दिल्ली में काम किया, मुझे नहीं लगता कि पूरे देश में नहीं, सामान्य हार नहीं है रवि साहब, ये सामान्य हार नहीं है। ये एक ऐसे आदमी की हार है जिसने कहा कि मैं आम आदमी हूँ। वोट प्रतिशत 43% था, ये कोई कम वोट प्रतिशत नहीं है कि महज 2% से हमारे, और लगभग हमारी 7 से 8 सीट ऐसी रही है जहां बहुत कम मार्जिन से हम लोग चुनाव आ रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से इन्होंने 2-3 सालों में आम आदमी पार्टी के खिलाफ षड्यंत्र रचा, जेल बेल का जो इन लोगों ने खेल किया, जिस तरीके से दिल्ली की जनता की वोट की ताकत को संसद में घटाने का काम किया, तो ये तमाम मुद्दे रहे हैं। हमें लगता है कि भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाई है, और हम भाजपा के लोगों को बधाई देते हैं। हम पूरी तरह मजबूती से विपक्ष की लड़ाई लड़ेंगे। पार्टी कैसे बचाएंगे, मेरा सवाल। ये तो आपने रटा रटा जवाब दे दिया कि भाई ऐसा हुआ, पार्टी कैसे बचेगी? यहाँ से बड़ा मुश्किल आपके 22 विधायक बचे रह पाए। हर 2 साल में मीडिया को लगता है कि आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, आम आदमी पार्टी खत्म हो जाएगी, और ये मीडिया 12 साल से कयास लगा रहा है। ये अभी भी आपका कयास है। तब आप सत्ता में थे, तब केजरीवाल चुनाव नहीं हारे थे। से बनी हुई पार्टी है, और ये पार्टी कभी खत्म नहीं होने वाली, अब इसकी चिंता ना करें। ठीक है, हम तो चिंता नहीं कर रहे हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद लौटेंगे, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और ब्रेक के बाद राष्ट्र धर्म एक बार फिर आपका स्वागत है। बात कर रहे हैं दिल्ली की। दिल्ली में जो चुनाव के नतीजे आए हैं, आखिरकार आगे क्या होगा, देश की राजनीति कैसे बदलेगी, आम आदमी पार्टी क्या अपनी बचा पाएगी? पार्टी सत्ता गंवाई है, पार्टी बचाना जो है अब कितना आसान भी नहीं होगा। और क्या कारण है केजरीवाल साहब के हार के? खुद भी अपनी सीट हार गए। उन्होंने ये कहा था कि मैंने तय किया है कि मैं जनता की अदालत में जाऊंगा, जनता मुझे बताएगी मैं बेईमान हूं या नहीं। अगर आपको लगता है केजरीवाल ईमानदार है तो वोट देना, अगर लगता है केजरीवाल बेईमान है तो मुझे कतई वोट मत देना। तो जनता ने जब वोट नहीं दिया तो अब केजरीवाल साहब ये बात नहीं कह रहे हैं, आम आदमी पार्टी ये बात नहीं कर रही है, वो कह रही मशीनरी ने हरवा दिया। बीजेपी की मशीनरी, बीजेपी के जो धन बल है, जो पैसे बांटे गए, जो बाकी चीज़ें बांटी गई, उसकी वजह से हम हार गए। तो नेताओं का ये सगल होता है कि जब वो सत्ता में होते हैं तो उनकी बातें कुछ और होती हैं, जब वो चुनाव हार जाते हैं तो वो कहते हैं देखिए चुनाव में हार जीत तो लगी रहती है, हम हार गए तो ऐसा क्या हो गया, बाकी पार्टियां भी हारती हैं, फिर दोबारा खड़े होंगे, फिर जीतेंगे। लेकिन आम आदमी पार्टी एक ऐसी पार्टी थी जो क्रांति से उपजी थी। क्रांति से उपजी पार्टी जो है वो इस तरह से आम बात करे
तो ये बात जो है लोगों को उतनी हजम नहीं होती है कि बाकी पार्टियां भी यही बहाने बनाती हैं। ये साहब भी कुछ अलग होने का दावा कर रहे थे, ये भी सब वही करने लगे। इनके महलों में बड़े बड़े रिमोट वाले पर्दे देखे, इतना जितना एक आम आदमी को रहने की ज़रूरत होती है ठीक ठाक, उतने में किसी को दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कहने के बाद अगर आम आदमी कह रहा है कि देखिए हम आपके बीच से आ रहे हैं, और उसके बाद ऐसी सुविधाएं अपने लिए इकट्ठी कर ले और कहे देखिए बाकी सीएम भी रहते हैं, मोदी साहब भी सुविधाएं लेते हैं, उनके घर देख लिए, तो ये अहंकार की पराकाष्ठा है। चलते हैं एक बार फिर मेहमानों के पास, बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। रमाकांत मिश्रा जी हैं प्रवक्ता बीजेपी के, रवि पांडे जी हैं प्रवक्ता आम आदमी पार्टी के, और निपुण आलम बायन साहब हैं राजनीतिक विश्लेषक। रमाकांत मिश्रा जी, ठीक है केजरीवाल जी से गलती हुई, अब गलती हुई या नहीं हुई, क्योंकि कांग्रेस ने 2.5% वोट जो हासिल किया है और इनसे केवल 2% वोट आपका है, तो ये भी मान सकते हैं कांग्रेस अगर नहीं होती तो शायद ये जीत जाते या आगे हो जाते। ये अपने अपने समीकरण है, हालांकि राजनीति में कोई गणित काम नहीं करता है, यहाँ केमिस्ट्री काम करती है। लेकिन यहाँ से सवाल ये है कि बहुत उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं आप लोगों से। एक तो केजरीवाल जी की योजनाएं जो फ्रीबीज हैं उसको लागू रख पाना, बिजली पानी पढ़ाई बसों की जो यात्रा है उसमें सारा बजट खर्च हो जाता है। उसके बाद जो काम नहीं हो पाया है, सड़कें नहीं बन पाई, जो गलियां गंदी रहती हैं दिल्ली में, जगह जगह इतनी गंदगी का अंबार है कि वहाँ जाइए तो लगता है ये राजधानी है। ये जो देश जो है दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था होने का दावा करता है, उसकी राजधानी कितनी गंदी है। ये सब चीज़ें बड़ी चुनौती है मोदी जी के सामने। मोदी जी चाहेंगे कि मैं प्रधानमंत्री हूँ, उन्होंने कल कहा भी भाषण में अपने, देखिए बगल में उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार, इधर हरियाणा में हमारी सरकार, राजस्थान में हमारी सरकार, दिल्ली एनसीआर को ऐसा चमका देंगे। तो ये चुनौती तो रहेगी आप लोगों के सामने कि करना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि विपक्ष मजबूत है, जगह जगह रोज सवाल खड़े होंगे आपसे, ये क्यों नहीं कर रहे हैं, ये क्यों नहीं कर रहे हैं। तो फिर वही एक बार दौर शुरू होगा। और केजरीवाल जी सड़क के आदमी हैं, रोज सड़क पर धरना दे देंगे, रोज पूछेंगे आपसे कि देखिए साहब ये काम क्यों नहीं हुआ, ये गड्ढे क्यों नहीं भरे, कूड़े का पहाड़ क्यों नहीं हटाया आपने गाजीपुर से अभी तक। ये यहाँ दिक्कत आएगी आप लोगों को। नवीन जी देखिए, लोकतंत्र में विपक्ष मजबूत होना बहुत आवश्यक है, ये हम सब जानते हैं। और हमें लगता है जो कि निपुण जी ने बड़े ही विश्लेषित तरीके से सारे विषय को रख दिया है। लेकिन मैं यहाँ पर एक चीज कहना चाहूंगा, जो देखिए बात ये नहीं है जो कि हार हुआ या जीत हुआ। मैं एक चीज कहना चाहता हूं, जो कि इनके जो जनप्रतिनिधि थे, मैं जिस विधानसभा से मैं आता हूं, मैं वहां पर ये पिछले मानसून की बात बता, यहाँ पर जल जमाव का बहुत ही बड़ा समस्या था यहाँ। और इन जल जमाव की समस्याओं के कारण क्या हुआ, कम से कम 15 व्यक्ति ऐसे थे जो करंट लगने से मौत हो गई। नवीन जी, मैं ये बहुत बड़ी चीज कह रहा हूं, कोई छोटा चीज नहीं कह रहा हूं। 15 व्यक्ति का करंट लगने से मौत हो गया। लेकिन यहाँ के जनप्रतिनिधि उसके बारे में उन्होंने न कुछ सोचा और न कुछ उसके ऊपर में किया। ऐसे अनेक विषय थे। बात जमुना की नहीं है, बात जमुना की अगर करने लगे तो 8,000 करोड़ रुपए इन्होंने केंद्र सरकार से लिया उसकी सफाई के लिए, लेकिन उसकी सफाई नहीं हो सकी, जो कि केजरीवाल जी ने खुद इस चीज को माना। तो 2-3 ऐसे विषय थे जो कि मुझे लगता है जो केजरीवाल जी ने ईमानदारी से माना, जो कि हम इस काम को नहीं कर सकते। उनकी हार की बात तो हम कर चुके। अभी बताइए आप लोग क्या कर पाएंगे, क्या यमुना साफ कर पाएंगे, कोई टाइमलाइन है उसकी, या बाकी चीजें जारी रह पाएंगी? क्योंकि मुझे सबसे बड़ा डर यह है, मैं अपनी बात कर दूं, जो स्कूलों में बच्चे पढ़ते हैं, नोएडा के स्कूलों में जो है फीस बहुत ज्यादा है, दुगना का अंतर है। और आप जो है दिल्ली में आइए तो फीस पे कंट्रोल है स्कूलों में। ये केजरीवाल साहब ने बहुत खूबसूरती के साथ जो है काम करके दिखाया था। प्राइवेट स्कूलों में, सरकारी स्कूलों में तो जो उन्होंने किया उसका दावा करते थे, प्राइवेट स्कूलों में दबाव बना कर रखा था। ये दबाव बीजेपी बना पाएगी, इसमें बहुत बड़ा शक है, क्योंकि बीजेपी के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो सब बड़े बड़े लोग होते हैं, बड़े बिजनेसमैन होते हैं, उन्हीं के स्कूल है वो, और वो किसी तरह से फीस वही नोएडा वाली करवा देंगे, डबल फीस बढ़ जाएगी। बता दीजिए कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, जो लोग सुन रहे हैं इसको। नवीन जी देखिए, मैं आपको आश्वासन देता हूं, जो कि हमारा जो रोड मैप है खास करके दिल्ली के लिए, वो हमारा रोड मैप तैयार है। और आप देखेंगे जो शिक्षा से लेकर के स्वास्थ्य तक, आप अस्पतालों की दुर्दशा देख लें, आप शिक्षा की बात कर लें, निश्चित तौर पर आपने जो विषय उठाया वो भी एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। लेकिन आप इस चीज का आप समझ लें, आपको मैं आपके चैनल के माध्यम से आश्वासन देना चाहता हूं, जो वो ऐसे विषय जो जनता को कहीं ना कहीं परेशान कर रहे हैं, वो सारे विषय हमारे अधीन है। और निश्चित तौर पर हमने अपने मैनिफेस्टो में, अपने संकल्प पत्र में इस चीज का जिक्र भी किया हुआ है, चाहे वो शिक्षा से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य से हो, या सड़क से हो, या नाली से हो, या गलियों की बात अगर करने लगे तो उसकी बात करूं, जल जमाव की समस्या, हर एक समस्या के ऊपर में
हमने उसके ऊपर में ध्यान देना है। और निश्चित तौर पर दिल्ली के लिए जो रोड मैप है, और हम कह रहे हैं जो कि दिल्ली एक देश की राजधानी है, और राजधानी में इस तरह की अव्यवस्था, मुझे लगता है जो कि एक ग्लोबल लेवल पर बहुत ही ज्यादा शर्मनाक चीज थी। क्योंकि पिछले 10 सालों में हमने शिलाजी का भी काम देखा है, हमने देखा है 10 सालों में अरविंद केजरीवाल जी ने जिस तरह से बहाने बना बना करके उन्होंने कहा कि अभी उपराज्यपाल हमें काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रहा है, तो ये बहाने तो नहीं चलेंगे। नवीन जी, 2025 में हम लोग जी रहे हैं, और हम लोगों को अगर आगे आने वाले घर से बाहर निकले और समस्या पैदा हो तो फिर हमारी सरकार इस किस चीज के लिए। तो मुझे लगता है ये जो परिवर्तन है, निश्चित तौर पर जनता का जो विश्वास है, जन आशीर्वाद जो है वो भाजपा को मिला है, और हम उनके उम्मीदों पर खरे उतरेंगे। ये आपके चैनल के माध्यम से बिल्कुल आश्वासन देना चाहता हूं। हर एक विषय को जो जनता से सीधे जुड़े हुए मुद्दे हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, हम उसके ऊपर में काम करेंगे और जनता को विश्वास दिलाते हैं, क्योंकि अगर आपने आशीर्वाद दिया है तो निश्चित तौर पर आपकी अपेक्षा के ऊपर में हम खरे उतरेंगे, ऐसा मैं आश्वासन देना चाहता हूं। बिल्कुल, तो मोदी जी की योजना है दिल्ली को सजाने संवारने की। निपुण साहब, यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा, कितनी बड़ी चुनौती होगी बीजेपी के लिए, क्योंकि अब खुद मोदी जी ने कहा कि सारे राज्य आसपास के हमारे पास हैं, कोई योजना का चक्कर नहीं है, कोई रुकावट का चक्कर नहीं है। मोदी जी खुद इतने शक्तिशाली हो चुके हैं, पहले से भी हैं। एलजी साहब उनके आपके हैं, जिसको सीएम बना देंगे और जो कह देंगे वो करना पड़ेगा। तो अब दिल्ली के लोग जो है अगले 6 महीने के भीतर या तकरीबन साल भर के भीतर जो है, मान लीजिए ऐसे दिल्ली की क्या तस्वीर देखते हैं आप कि गलियों में गंदगी दिखाई नहीं देगी। हालांकि एमसीडी में 15 साल रह चुकी है बीजेपी, कुछ समय पहले हटी है। क्या जो है सड़कें अच्छी हो जाएंगी, क्या शिक्षा में सुधार हो जाएगा, क्या सरकारी स्कूल जो बार बार केजरीवाल जी दावा करते हैं, आपको लगता है कि उनका मॉडल को खत्म कर दें? केजरीवाल मॉडल को लोग नाम भी नहीं लेंगे। जैसे मैं अभी भी कह रहा हूं, केजरीवाल मॉडल लगता है कि दिल्ली में है, क्योंकि कुछ भी हो उन्होंने कंट्रोल कर रखा था चीजों के ऊपर। बीजेपी के राज में ऐसा कंट्रोल देखने को मिलता नहीं आमतौर पर। विकास के काम जरूर होते हैं, लेकिन जो कंट्रोल था वो थोड़ा सा उतना नहीं रहता। उसका कारण खासतौर से ये कि बड़े बड़े वर्ग के लोग सारे बीजेपी में जुड़े हुए होते हैं। आपको लगता है कुछ बदलाव दिखेगा? देखिए, अगर हम शिक्षा के मॉडल की बात करते हैं और हेल्थ के मॉडल की केजरीवाल जी की बात करते हैं, पहले मैं एक पॉजिटिव टिप्पणी कर दूं। देखिए, इसका सिंपल सी बात क्या है कि आप देखें, एक भी आम आदमी पार्टी का चाहे छोटा नेता हो या बड़ा नेता हो, उनका एक भी बच्चा उनके सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा है, वो सब प्राइवेट में पढ़ रहे हैं। ये बात जब मैं पूरी चुनाव कैंपेनिंग के दौरान जगह जगह गया तो लोगों ने मुझे बात कही कि आप कैसे कह सकते हैं कि सर स्कूल का मॉडल अच्छा है। और रही बात हेल्थ की बात करें, क्लिनिक की बात करें, आतिशी जी खुद अपनी जगह 2-3 बार बोली, कई बार इंटरव्यू बोली कि मैं कभी मोहल्ला क्लिनिक में नहीं गई। और मोहल्ला क्लिनिक की स्थिति क्या है पता नहीं, आपने विजिट किया नहीं किया। मैं जब विजिट किया देखा, चले फिर भी ये तो किसी नेता का बच्चा सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ता। ये तो देखिए मन को लुभाने वाली बात है। जो सक्षम लोग हैं उनके बच्चे नहीं पढ़ते हैं, जो बेचारे नहीं प्राइवेट स्कूलों की फीस दे पाते हैं उनके बच्चे ही पढ़ते हैं। इसमें कोई, ये तो समझाने वाली बात है। नहीं, देखिए इसमें एक अंतर होता है। वैसे देखिए होता क्या है, इसमें अंतर ये होता है कि जब आप ये कहते हैं कि सबसे बेस्ट, मैंने देश का सबसे बेहतरीन शिक्षा व्यवस्था मेरे पास में है, तो आप जो इस प्रकार के दावे करते हैं, और मेरे बहुत सारे मित्र ऐसे हैं जो डीएम हैं, मध्य प्रदेश में शिवपुरी में है, वो अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेजते हैं इस बात को प्रूफ करने के लिए कि मेरे आने के बाद यहाँ के स्कूल की व्यवस्था, अध्यापन की व्यवस्था अच्छी हुई है। तो ऐसे बहुत से एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे। लेकिन मैं फिर यह बात कि देश की सबसे अच्छे प्राइवेट से नाम कटा कर बच्चे आपका सरकारी स्कूल में आ रहे हैं, तो फिर इसको आपको करके दिखाना था। मैं ये पब्लिक का बता रहा हूँ, मेरी बात नहीं, पब्लिक का कहना ये था। चलिए हम बात खत्म करते हैं। मैं उसमें मूल बात पे आता हूँ जो आपने बीजेपी की बात कही। देखिए, निश्चित रूप से बीजेपी के सामने बड़ी चुनौती होगी, और अब जितनी अपेक्षाएं पैदा हुई हैं, क्योंकि जैसे यमुना की सफाई की बात करें, वायु प्रदूषण की हम बात करें, तो ये मेजर मुद्दे थे जो पूरी राजनीति में भी रहे और दिल्ली के लोग इससे परेशान हैं। उससे भी बड़ी बात क्या है कि जो पानी की समस्या है, देखिए पानी की समस्या से मतलब ये है कि जब टैब खोले हम जे कॉलोनी में जाएं तो वहां पानी पीने लायक नहीं है। उस व्यवस्था को ठीक करना, ये मैं मानता हूँ सबसे बड़ी चुनौती। और जे कॉलोनी में आप जाएंगे तो इस चुनौती के ऊपर सबसे ज्यादा नाराजगी थी केजरीवाल गवर्नमेंट से। दूसरी नाराजगी जो थी, मैं देखा जो जे कॉलोनी क्लस्टर एरिया में जो नाराजगी थी, वो नाराजगी ये थी कि सड़कें हमारी शीला दीक्षित जी के समय बनी थी, उसके बाद से हमारी सड़कें टूटी है तो टूटी है। और जो सड़कों के साथ जो नालियां हैं
वो इतना ज्यादा खराब है कि हल्का सा बारिश होती है और हमारे घरों में पानी आ जाता है। तो जो ये चैलेंजेस हैं, जनता की उम्मीदें अब बीजेपी से बहुत ज्यादा है कि ये पूरी होंगी। और जब हम मिडिल क्लास की बात करते हैं तो मिडिल क्लास की भी एक उम्मीदें हैं कि रिवर, जो यमुना रिवर फ्रंट की बात की गई है, वो बनाया जाए। यमुना हमें वैसी चाहिए जैसी होनी चाहिए, जिस प्रकार के हम सपने देखते हैं, जिस प्रकार की वाकई में यमुना होनी चाहिए वो होनी चाहिए। तो इस प्रकार की जो चीज है, और मुझे लगता है कि ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन एक चुनौती मुझे भी लगती है, चुनौती ये रहेगी कि एमसीडी में जो है आम आदमी पार्टी है। जैसे हम देखते हैं जिस समय बीजेपी थी आपका एमसीडी में, तो बीजेपी कई बार ये बात बोलती थी कि जो स्टेट गवर्नमेंट को पैसा देना है एमसीडी को, वो नहीं दे रही है। अब भी मुझे ऐसा लगता है कि कुछ टकराव देखने को मिलेगा। और अभी हम देखें, जैसे हम आतिशी जी की बात करें, आतिशी जी का बयान ये था जब चुनाव वो जीती और आम आदमी पार्टी हारी, उनका कहना ये था कि बीजेपी से जंग जारी रहेगी। मतलब मुझे लगता है कि बीजेपी से जंग जारी रहेगी या विपक्ष की एक सकारात्मक भूमिका आप निभाएंगे, उनका स्टेटमेंट ये होना चाहिए था। मतलब अभी भी आप देखें, जैसे रवि भाई साहब को देखें जो हमारे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता है, उनका भी जो रवैया वो ये कह रहे हैं कि धन बल से जीते। आप ये कहना चाह रहे हैं कि दिल्ली की जनता पैसे देकर वोट दे दी बीजेपी को? आप ये कहना चाह रही हैं कि दिल्ली की जनता डरती है बीजेपी से? दिल्ली की जनता क्या इतनी समझदार नहीं है, इतनी ताकतवर नहीं है कि वो अपने बारे में निर्णय ले सके? तो अभी भी ये सुर जो है ना, मुझे कहीं ना कहीं ये चिंता में डालते हैं कि कहीं ना कहीं ये टकराव की स्थिति मुझे देखने को मिलेगी एमसीडी और स्टेट गवर्नमेंट में। हमें डबल इंजन तो मिल गया, अगर दिल्ली को जो बेहतरीन तस्वीर की, जो एक सपनों की दिल्ली चाहिए, तो वो तो तब बनेगी जब ट्रिपल इंजन की सरकार हो। नहीं, लेकिन इतना टकराव तो जरूरी है कि अगर विपक्ष जो है अगर सवाल नहीं उठाएगा तो फिर आखिरकार सत्ता भी तो जो है निरंकुश हो जाएगी। रवि पांडे जी, सवाल ये है कि संजय राउत जी का बयान आपने सुना होगा आज। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कांग्रेस के साथ मिलकर लड़ लिए होते, समय पर समझ गए होते, सूझबूझ दिखा दिए होते। हालांकि हरियाणा चुनाव के समय कांग्रेस से भी कहा गया था, लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी ने वही गलती कर दी जो हरियाणा में कांग्रेस ने की। अगर देखिए उनके 2.5% वोट बढ़े हैं और आपके 2% वोट ही बीजेपी को ज़्यादा हैं, अगर दोनों साथ मिलकर 14 सीटें भी आपने उनको दे दी होती तो दोनों की सरकार होती आज, और देश की राजनीति में जो है कुछ और सवाल खड़े होते, बीजेपी एक बार फिर जो है थोड़ा कमजोर होती। लेकिन ये गलती तो हुई ना, ये मानते हैं आप लोग? देखिए, राजनीति में इफ एंड बट का कुछ सवाल नहीं होता है। हम ये कुछ भी नहीं मानते। हम ये मानते हैं कि जनता ने हमें नकारा है और निश्चित तौर पर जो भी जनता का जनादेश होगा उसका हम सम्मान कर रहे हैं। राजनीतिक विश्लेषक महोदय ने जिस तरीके से कहा कि हम जनता पर प्रश्न कर रहे हैं, हम जनता पर प्रश्न नहीं कर रहे हैं। यंत्र तंत्र और मोदी जी का षड्यंत्र कभी जनता हो ही नहीं सकती है। जिस तरीके से नई दिल्ली विधानसभा में 40,000 वोट काटा गया, क्या ये सामान्य बात है कि 5 साल में एक विधानसभा में 40,000 वोट घट गया हो? तो इस तरीके से, जिस तरीके से इन लोगों ने मशीनरी का मिसयूज किया, वो मशीनरी का मिसयूज इस तरीके से किया कि इन लोगों ने दिल्ली पुलिस को लगा दिया। नई दिल्ली में जहां हमारे झुग्गियों के वोटर थे, वहां वोटर्स को निकलने नहीं दे गया पुलिस और सीआरपीएफ की कैप लगा करके। भारतीय जनता पार्टी ने जगह जगह पर अपने गुंडों को लगाया। तो ये कहीं ना कहीं लोकतांत्रिक मूल्यों का पतन है। और जिस तरीके से जब लोग डबल इंजन की सरकार कहते हैं, मुझे लगता है कि संघीय ढांचे पर प्रहार करने की सबसे बड़ी साजिश है भारतीय जनता पार्टी की। कि यानी जहां पर भारतीय जनता पार्टी की स्टेट में गवर्नमेंट नहीं होगी, उस राज्य सरकार को ये नहीं चलने देंगे। तो कैसी मानसिकता है ये? डबल इंजन नहीं, जब ये लोग डबल इंजन कहते हैं तो मुझे डेड इंजन सुनाई देता है। और 30 राज्यों में इनकी डेड इंजन की सरकार चल रही है। अरविंद, ये लोग झारखंड में कहते हैं बटेंगे तो कटेंगे, महाराष्ट्र में कहते हैं एक है तो सेफ है, लेकिन दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सकारात्मक राजनीति की वजह से इनको मुद्दों की लड़ाई लड़नी पड़ी। ये अरविंद केजरीवाल की परिवर्तन की राजनीति की सोच है। लेकिन अब कांग्रेस चुनौती देगी आपको, कांग्रेस का हौसला बढ़ गया, आप सत्ता से बाहर हो गए हैं। जो वोट बैंक आपने कांग्रेस से छीना है, या एक तरह से कांग्रेस का एक जमाने में रहा था, वो आपके पास आ गया है। अब कांग्रेस तो वापस लेना चाहती है। ये लड़ाई भी तो बड़ी कठिन होगी आप लोगों के लिए, दो तरफ लड़ना पड़ेगा। देखिए, लोकतंत्र में सभी लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन कांग्रेस को अपना स्टैंड क्लियर करना पड़ेगा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी को मदद करने के लिए देश में चुनाव लड़ रही है। वो उत्तर प्रदेश में जाते हैं और समाजवादी पार्टी को हराने के लिए चुनाव लड़ रहे थे 2022 में। वो बंगाल गए थे ममता बनर्जी जी को चुनाव हराने के लिए। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी है, वो कभी भी नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी से टक्कर नहीं ले सकती। और ये जानते हैं, इसीलिए देश के तमाम राजनीतिक दलों के साथ ये षड्यंत्र कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को मदद। तो कौन ले सकता है नरेंद्र मोदी से टक्कर? आप केजरीवाल साहब ले सकते हैं? नहीं, देश की जनता लेगी। जनता, नेता तो होगा कोई टक्कर लेने वाला।
राहुल गांधी जी नेता प्रतिपक्ष हैं, देश की सबसे बड़ी पार्टी उनके पास है, हर राज्य में फैली हुई, इतने साल राज किया उन्होंने, आप उनको खारिज कर देते हैं। आप दो राज्य में एक हार गए, आप जो एक राज्य में और बचे हैं, तो कौन टक्कर लेगा बताइए उससे, उनसे? केजरीवाल साहब लेंगे? देखिए जनतंत्र में जनता मालिक होती है और मोदी जी के खिलाफ देश की एक जनता टक्कर लेगी। ये केवल पॉलिटिकल पार्टी पर और किसी नेताओं पर आधारित नहीं है, देश की एक जनता नरेंद्र मोदी जी से टक्कर लेगी। कांग्रेस को लेकर क्या होगी भूमिका? आम आदमी पार्टी कांग्रेस को लेकर चलेगी, साथ में विपक्ष की एकता को मजबूत करेगी, या कांग्रेस को हटा के सारे विपक्ष को एक साथ रखना चाहेगी आम आदमी पार्टी? देखिए, जब आम आदमी पार्टी इस देश की राजनीति में आई तो हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं थी, हमारी लड़ाई व्यवस्था से थी। आम आदमी पार्टी का जो संकल्प था कि हम शिक्षा व्यवस्था को अच्छी करेंगे, हमने किया। हमारा जो संकल्प था कि हम स्वास्थ्य की व्यवस्था को अच्छी करेंगे, हमने किया। हमारा जो संकल्प था कि इस देश के लोगों को सशक्त बनाया जाए और उसके लिए दिल्ली में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए फ्री बस यात्रा की व्यवस्था की, हमने किया। दिल्ली में बुजुर्गों के लिए तीर्थ यात्रा की व्यवस्था हमने की। तो निश्चित तौर पर हमारी लड़ाई किसी राजनीतिक दल से नहीं है, हमारी लड़ाई मुद्दों से थी। ठीक है रवि जी, आपने बहुत सारे काम गिनाए, कुछ ऐसे काम थे जो शायद आप लोग, यमुना तो आपने माना, इसके अलावा जो नहीं कर पाए थे, जिससे जनता नाराज आपको हुई, आपसे वोट कम गिरा? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के लोग यमुना पर बात करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि मोदी जी यमुना को बड़ी गंभीरता से लेंगे। नमामि गंगे योजना के तहत केवल फॉर्मेलिटी निभाने का काम नहीं करेंगे। मोदी जी 2014 में जब बनारस में गए तो उन्होंने कहा कि माँ गंगा ने मुझे बुलाया है। देश के लोगों ने देखा कि उसी गंगा में कोरोना में लाशें तैर रही थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग आज ये नहीं बताते कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट का क्या हुआ। तो कम से कम यमुना के साथ इस तरीके का ये लोग खिलवाड़ नहीं करेंगे। और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जिस तरह से मोदी जी ने बनारस को टोक्यो बनाने का काम किया, उस तरीके से दिल्ली का भी सौंदर्यीकरण करेंगे और आने वाले समय में सब कुछ तय हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। पूरी देश और दिल्ली की जनता। आपने ये नहीं बताया केजरीवाल जी जो नहीं कर पाए काम दिल्ली में, वो कौन सा काम था जो नहीं कर पाया? उम्मीद कर रहे हैं कि जो है करेंगे यमुना के अलावा? नहीं, देखिए, हमने भारतीय जनता पार्टी के तमाम राज्यों से बेहतर दिल्ली में काम किया है। तो आपका 9% वोट गिरा है, 10% वोट गिरा है आपका। आप 2% बीजेपी से अंतर देख रहे हैं, जो 10% आपका गिरा है वो नहीं देख रहे हैं आप। देखिए, लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और जनता के बीच हमारी कोई कमी रही होगी। आम आदमी पार्टी वो राजनीतिक दल है जो अपनी कमियों से सीखती है और इसका हम आत्मचिंतन करेंगे। जो भी हमारे अंदर कमी रही है हम उसको सुधारेंगे और निश्चित तौर पर अगली बार आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के विफल नीतियों से लड़ेगी। और दिल्ली में भी हम पूरी उम्मीद करते हैं और पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ेंगे कि जो भारतीय जनता पार्टी ने दावे और वादे किए थे दिल्ली की जनता के साथ, वो विपक्ष की भूमिका में रहकर हम वो पूरे करवाएं। ठीक है रमाकांत मिश्रा जी, चुनौती बहुत बड़ी है, इतना आसान नहीं। केजरीवाल जी जो आज भी मीटिंग हुई उन्होंने उसमें भी यही कहा है कि सारे कार्यकर्ताओं को हौसला बढ़ाने की कोशिश की है। हालांकि ये बात अलग है कि पार्टी जैसे धनबल की बात कर रहे हैं, बाकी बातें कर रहे हैं कि कितना जो है सर्वाइव कर पाएगी, लेकिन पंजाब अभी उनके पास है, तो इतनी शक्ति कम नहीं हुई है। दिक्कत रहेगी आप लोगों के सामने। देखिए नवीन जी, अभी आम आदमी पार्टी के जो मेरे मित्र हैं इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है, जो कि उन्होंने दिल्ली के अंदर में जिस तरह से 10 साल का उन्होंने शासन किया, वो कहीं ना कहीं कमी रह गई थी। केवल 2% करने से काम नहीं चलेगा, आपको स्वीकार करना पड़ेगा नवीन जी, जो कि खास करके दिल्ली के अंदर में ये विषय थे। और आपको मैं बता देता हूं 2-4 ऐसे विषय थे, जैसे आपने कहा जो कि शिक्षा का, ठीक है, आपने जो है सो वही स्कूल को, उसी विद्यालय को रंग रोगन करके और उसमें आपने उस चीज को कहा जो एक शिक्षा का अलग मॉडल हम प्रस्तुत कर रहे हैं दिल्ली के अंदर। आपने स्वास्थ्य के अंदर में दिल्ली सरकार के अधीन जो भी अस्पताल आते हैं उनकी अगर दुर्दशा देखेंगे तो मुझे लगता है जो कि वहां पर जाने का दिल नहीं करे। आप देखेंगे सड़कों की जो व्यवस्था थी, वो सड़क मतलब जब ये जेल से बाहर निकले इन्होंने सबसे पहले कहा जो कि सड़क में जो भी गड्ढे हैं उनको पहले भरा जाए। इसका मतलब ये जरूर था जो ये वो विषय थे। आपने प्रदूषण के ऊपर में कोई काम नहीं किया, क्या ये विषय नहीं थे? आपने जमुना के ऊपर में कोई काम नहीं किया, क्या ये विषय नहीं थे? क्या आपने जहां तक बात है इसकी प्रशासनिक व्यवस्था की, प्रशासन के ऊपर में आप देखेंगे इनके जनप्रतिनिधि कोई बात सुनने को तैयार नहीं होते थे। ये सारी समस्याएं दिल्ली के अंदर में थी नवीन जी, और इस चीज को इनको मानना पड़ेगा। जनता इतनी नहीं है ऐसी जो कि आप उसको इस तरह से कह देंगे जो कि नहीं, आपने 5 साल लिया, फिर 5 साल लिया आपने, और फिर कह रहे हैं फिर 5 साल दो, ये कैसे हो सकता है? ठीक है, जब आपको काम करने की बारी आती है तो आप कहते हैं जो कि हमें एलजी काम नहीं करने देता, केंद्र सरकार काम करने नहीं देता। ये सारी समस्याएं थी और निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता बिल्कुल त्रस्त हो चुकी थी। ठीक है, ये सारे विषय धरातल पर थे।
बिल्कुल बिल्कुल, ये तभी तो दिल्ली के 10% अंदर वोट में कम ये गिरा, सारा इतना किसी आसान नहीं धरातल है कि इतना बड़ा मार्जिन गिरना। जो रवि पांडे जी जितनी बोलिए। यमुना दिल्ली में नहीं है, उससे ज्यादा यमुना हरियाणा और उत्तर प्रदेश में है, और उनकी भी हालात देख लीजिए। कई चैनलों ने आगरा में जिस तरीके से यमुना के हालात थे ये डाला, लेकिन केवल और केवल इन्होंने आम आदमी पार्टी पर जिस तरीके से षड्यंत्र रचा, झूठे मुद्दे ला करके जनता को बरगलाने का काम किया। रवि मैं भाई 20 मैं राज्यों एक में चीज भाजपा कहना की चाहता सरकार हूं, है। क्या सर, जमुना के 20 लिए राज्यों में आपने आपकी जमुना सरकार के है, लिए एक आपके अच्छी तो स्कूल बता दो। मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया, आपके मुख्यमंत्री जी ने खुद सर, स्वीकार सर, किया जो कि हम ये सब काम नहीं तो कर सर ये सकते, इच्छा शक्ति चाहिए और ना। आप इसको मानने अब के लिए तैयार मैं नहीं कह है। रहा हूँ मिश्रा जी, जी बोलिए बोलिए। कम से कम हमारे नेता के अंदर इच्छा शक्ति है कि वो काम नहीं कर पाए तो उसको स्वीकार किया। क्या मोदी जी ने 2 करोड़ अरे तो रोजगार भाई न देने के लिए देश की नहीं जनता से माफी स्वीकार, मांगा? क्या तो मोदी जी ने स्वीकार जब 15 आपने लाख कर रुपए न दिया देने के इसका लिए देश की मतलब आप जनता से अक्षम माफी थे, मांगा? क्या आप मोदी जी ने अक्षम 100 थे, स्मार्ट आप सिटी न कर देने नहीं के लिए पाए, माफी मांगा? आप अयोग्य थे, क्या मोदी जी ने आप देश अयोग्य में थे, 100 दिन में अक्षम काले थे, धन न इसलिए लाने आप के लिए काम माफी नहीं कर मांगा? पाए। क्या मोदी दिल्ली जी की ने देश जनता के ने तो लोगों आपको को पूरा देश के समय किसान दिया, 750 किसानों दिल्ली को की हत्या करने जनता के लिए ने माफी आपको मांगा? पूरा समय दिया, क्या लेकिन मोदी जी उसके ने देश बावजूद के भी युवाओं पर आप लाठी उन मारने के लिए विषयों माफी को मांगा? नहीं कर ठीक पाए। है रवि जी तो और आपके रमाकांत मुख्यमंत्री मिश्रा जी ने जी, खुद देखिए ये स्वीकार किया। बातें जो है बीजेपी के नाम अलग हम विषय की ओर जा रही ये हैं। जुमला पार्टी इस देश की ये सब राजनीति में है। रिपीट बातें हैं, दोबारा दोबारा किए। निपुण साहब, भविष्य की राजनीति की बात करें तो जिस तरह से कांग्रेस कह रही है, अभी भी आज भी बयान कांग्रेस का आया, हमें कोई गम नहीं है आम आदमी पार्टी हारी, क्योंकि उनकी स्ट्रेटजी साफ थी कि जब तक केजरीवाल साहब हारेंगे नहीं दिल्ली में कांग्रेस मजबूत होगी नहीं। और केवल दिल्ली की बात नहीं थी, राहुल गांधी जी को लग गया था कि अगर इंडिया गठबंधन का नेता मुझे बने रहना है, विपक्ष का चेहरा बने रहना है, तो केजरीवाल जी का हारना जरूरी है, उनका कमजोर होना जरूरी है। आगे क्या देखते हैं आप? जब राहुल, क्योंकि जहां जहां कांग्रेस है वहां वहां आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ती है, गुजरात में हो, गोवा में हो, पंजाब में हो, हरियाणा में हो, जहां जहां बाकी विपक्षी पार्टियां हैं वहां थोड़ा सा कांग्रेस जो है संकोच करती है और आम आदमी पार्टी बिल्कुल वहां नहीं जाती है। यूपी नहीं जाती है, बंगाल नहीं जाती, बिहार नहीं जाती, लेकिन जहां जहां कांग्रेस है वही जाती है। तो ये जो कांग्रेस को लग गया कि हमें समाप्त करना चाहते हैं, ये लड़ाई आगे भी जारी रहेगी, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, मुझे तो लगता है कि अभी आम आदमी पार्टी को अब सही चुनौती आम आदमी पार्टी के सामने आएगी। देखिए अभी तक तो आम आदमी पार्टी को था सत्ता मिली, मिलते ही गई और लगातार एक भारी बहुमत से मिली, और दिल्ली के मॉडल को लेकर वो राष्ट्रीय राजनीति में गए। अभी तो सबसे बड़ा संघर्ष आम आदमी पार्टी को ये करना है कि अपने आप को संजोए रखना है और लगातार अपने आप को विपक्ष की सकारात्मक विपक्षी भूमिका में लेकर आना है। 22 में से कब आधे टूट जाए पता नहीं चलेगा। कांग्रेस बिल्कुल कामयाब 22 है, 22 में से सत्ता के साथ चले जाए। मुझे लगता है पंजाब में, हाँ, और पंजाब में भी स्थिति बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, वहां भी काफी लोग वर्तमान सरकार में बड़े नाखुश हैं, वहां भी स्थिति डामाडोल हो सकती है। और जो आपने कहा कांग्रेस की नहीं, देखिए कांग्रेस का बिल्कुल स्पष्ट एजेंडा था स्टार्टिंग से ही कि हमको कैसे भी करके क्या करना है कि इस पार्टी को रोकना है, ताकि जो लड़ाई है वो हमारी एक से हो, केवल बीजेपी से हो, हम बीजेपी से फाइट करें। ये बीच में आके क्या करते हैं, हमारा काम खराब करते हैं। और मुझे तो लगता है कि कांग्रेस ने हरियाणा का बदला ले लिया। भाई हरियाणा की जो हार हुई, अगर आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ वहां पे लड़ लेती चुनाव, तो मुझे लगता है कि हरियाणा में बीजेपी आ पाती। तो जैसा आपने क्रम किया है, कांग्रेस ने आपके साथ में वैसा कर दिया, तो वो वाली कहानी है। और मुझे लगता है कि अब जो एनडीए गठबंधन की जब हम बात करते हैं तो उसमें ममता बनर्जी एक बड़ा चेहरा है, या फिर अब राहुल गांधी है। कम से कम ये आम आदमी पार्टी बीच में आके केजरीवाल जी का चेहरा बड़ा दिखता था, लेकिन अब क्या होगा, वो चेहरा कमजोर होगा। लेकिन तो राष्ट्रीय पार्टी है आम आदमी पार्टी, कांग्रेस तो इस बात को लेकर वोटों के लिहाज से राष्ट्रीय पार्टी है। जी नहीं, राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन देखिए आप दिल्ली की राजनीति तरफ आगे बढ़े हैं, दिल्ली का मॉडल लेकर आप आगे बढ़े हैं। अभी है कहां पर आप? पंजाब में, गुजरात में तो अब आगे बढ़ने वाली स्थिति नहीं है। अब देखिए गुजरात में अब अगला जो भी वोट होगा वहां पे जो होगा वहां पे डेंट होगा, काफी कमजोर होगी। जिन जिन राज्यों में थोड़ा बहुत आपका आम आदमी पार्टी ने प्रदर्शन किया, देखिए हवा बनती है तो एक जगह से बनती है, ये बार बार की चीजें नहीं होती। और इस बार जो हवा, जो डेंट लगा है उसके एक हवा बनेगी, एक लहर बनेगी। देखिए इंडियन पॉलिटिक्स में लहर बेस्ड पॉलिटिक्स होती है, तो जो लहर बनी थी दिल्ली से, उससे प्रभाव थोड़ा बहुत जो मिला तो मिला बिल्कुल। था। तो दिल्ली पंजाब से जो लहर चली आम आदमी पार्टी की, वो कितना बरकरार रह पाएगी आगे, कितनी बड़ी चुनौतियां हैं। और सबसे बड़ी चुनौती बीजेपी के सामने है कि आखिरकार दिल्ली में वो सब वादे पूरे कर पाते कि नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राजधर्म आज इतना ही, वक्त छोटे से ब्रेक का है, और ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।